Next is question number 12. A river is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. Velocity of river with respect to ground is given to be 5 meter per minute. Though we don't need these figures, but okay. A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meter per second in still water. मतलब कि velocity of man with respect to ground. This is given to be 10 meter per minute. So, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in a direction. आपने पढ़ा होगा river boat problems में भी, अगर जब हमें रिवर क्रॉस करनी होती है, ठीक है, और रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में, रिवर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इन दिस डायरेक्शन. अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो हम इस डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है वो वर्टिकल होता है. ठीक है, जब हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है और सपोज रिवर की वेलोसिटी कुछ आगे की तरफ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम कुछ सर्टेन एंगल पे स्टार्ट करते हैं, कुछ सर्टेन एंगल पे हम हेड करते हैं. उससे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इन दोनों को मिला के जो रिजल्टेंट आता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ये वाला आता है. ठीक है, वो ये आता है. और जो हमारा जो रूट होता है वो शॉर्टेस्ट हो जाता है. ये होता है केस 1 फॉर द शॉर्टेस्ट रूट. शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट के लिए हमें ऐसे एंगल से स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसे एंगल पे हेड करना पड़ता है जहाँ से, जिससे हमारा जो रिजल्टेंट हो, हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, वो परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो. ठीक है, तो इन दैट केस अगर इस क्वेश्चन में होता कि शॉर्टेस्ट रूट के लिए, तो हम ये थीटा मेंशन करते कि इस थीटा में उसे हेड करना चाहिए. बट क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्टेस्ट टाइम. शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम एम करते हैं डायरेक्टली ऑपोजिट. ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए डायरेक्टली ऑपोजिट एम करते हैं. रिवर की वेलोसिटी ऐसी होती है, हमारा एक्चुअल पाथ ये हो जाता है, बट वी हेड डायरेक्टली ऑपोजिट टू द रिवर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू नॉर्थ. शॉर्टेस्ट टाइम के लिए चाहिए तो हमारी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्टली ऑपोजिट होनी चाहिए हमारे इस पॉइंट से. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. एन ऑब्जेक्ट मे हैव वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी. स्पीड चेंज हो जाए लेकिन वेलोसिटी चेंज ना हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ही ना. सो ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. बी ऑप्शन, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड. यस, दैट इज पॉसिबल. डायरेक्शन चेंज हो जाती है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. सी ऑप्शन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विथ हैविंग वेरिंग वेलोसिटी. इज इट पॉसिबल? वेलोसिटी अगर वेरी कर रही है तो उसका मतलब ही यही होता है कि एक्सेलरेटेड हो रहा है ऑब्जेक्ट, है ना. तो सी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है. डी ऑप्शन क्या है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड. हाँ, अगर एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो पॉसिबल होता है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड नहीं. सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. Mark the correct statements for a particle going on a straight line. Again the particle, they have restricted the particle to move on a straight line. Okay, so if the velocity and acceleration have opposite sign, the object is slowing down. इसकी इनिशियल वेलोसिटी सामने की तरफ है, सपोज
और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इज इट स्लोइंग डाउन? येस, इट इज डेफिनेटली स्लोइंग डाउन। एक ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन, अगर किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाए तो अगेन द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड एंड इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड, इन दैट केस ऑल्सो इट इज स्लोइंग डाउन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, if the position and velocity have opposite sign, the particle is moving towards the origin. अगर पोजीशन और वेलोसिटी का साइन ऑपोजिट है तो ठीक है, ये एक्स एक्स है। यहाँ कहीं अगर कोई पार्टिकल है तो इसका पोजीशन का साइन क्या होगा? इसका पोजीशन का साइन होगा पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव का ऑपोजिट होता है नेगेटिव, तो वेलोसिटी का साइन शुड बी नेगेटिव, मतलब कि ये ओरिजिन की तरफ जा रही है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन का साइन क्या है? नेगेटिव। पोजीशन का साइन क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसकी वेलोसिटी का साइन कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दिस केस velocity is towards the origin, so the particle is heading towards the origin. So option B is also correct. Option C, if the velocity is 0 at an instant, एक instant पे velocity 0 है, the acceleration should also be 0 at the instant. It may also be 0, but it is not necessary that it has to be 0. क्योंकि अगर हम ये एग्जाम्पल ले तो जब इसका टर्निंग पॉइंट आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, स्पीड इसकी कम होती जाएगी, देन फाइनली इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे फाइनली स्पीड 0 हो जाएगी और फिर ये वापस आने लगेगा। इस पॉइंट पे जब वो पार्टिकल है बी पॉइंट पे, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन अभी भी इस डायरेक्शन में है, तो it is not always required. Acceleration is not always be required to be 0 at an instant when velocity is 0. Okay, so C option is incorrect. Option number D, if the velocity is 0 for a time interval, the acceleration is 0 at any instant within the time interval. If the velocity is 0 for a time interval, कोई भी टाइम, ये स्ट्रेट लाइन की बात है, कोई भी टाइम इंटरवल पे, इस सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की हम बात करते हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी जो है वो 0 है इन अ टाइम इंटरवल, इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, किसी भी इंटरवल पे वेलोसिटी 0 होने का क्या मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब कि वो पार्टिकल इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में जाके फिर वापस भी आ चुका है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वो जाके वापस भी आ चुका है ए पॉइंट पे। तो क्या पूछा है? ऑप्शन नंबर डी, इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, द एक्सेलरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। तो लेट्स से एक पार्टिकल है विच इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ से ए से लेके बी तक जाता है और फिर बी से लेके सी तक, बी से लेके ए तक वापस आ जाता है। ठीक है, इन दिस केस पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं ए से लेके बी तक उसका जो एक्सेलरेशन है वो कुछ है, कुछ एक्सेलरेशन है ए के बराबर। ठीक है, लेकिन बी से ए तक वापस आने में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वापस आ रहा है। ए से लेके बी तक उसका मोशन एक्सेलरेटेड है, लेकिन जब वो वापस आता है तो बी से ए तक जब वो वापस आता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है, तो इस टाइम इंटरवल पे क्या उसका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है? हो रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, द एक्सेलरेशन कैन बी 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। अगर मस्ट होता तो वो ट्रू नहीं होता, इट कैन बी 0, हो सकता है कि वो 0 हो, मस्ट ट्रू नहीं होता है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0, मतलब कि t इक्वल टू 0 में पार्टिकल रेस्ट में है। ठीक है, द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू मस्ट बी 0, नॉट ट्रू। t इक्वल टू 0 में जरूरी थोड़ी ना है कि एक्सेलरेशन 0, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ट्रू। At t equal to 0, acceleration may be 0. That is true.
हो सकता है कि 0 हो, लेकिन 0 हो ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और बी सही होगा। ऑप्शन सी, इफ़ द एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम टाइम 0 to 10 सेकेंड, 0 से लेके 10 सेकेंड तक, फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 10 सेकेंड, इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन द स्पीड इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल। हाँ, अगर वो मान लो एट t इक्वल टू 0 वो रेस्ट पे है और इस पर कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी ही नहीं, चेंज इन स्पीड होगी ही नहीं। चेंज इन स्पीड नहीं होगी तो वो तो रेस्ट में ही रहेगा ना, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, 0। द स्पीड इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी, इफ द स्पीड इज 0 फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 10, 0 से लेके 10 तक अगर स्पीड 0 है, द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। हाँ, अगर वो वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर डी ऑप्शन में वेलोसिटी होता तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी में अगर वो लौट के भी आ जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाती, लेकिन एक्सेलरेशन तो कुछ होता। लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो अगर स्पीड ही बढ़ी ही नहीं, वेलोसिटी बढ़ी ही नहीं, स्पीड बढ़ी ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ जाएगा। सो ऑप्शन बी सी डी आर करेक्ट and A is wrong. Okay. Question number 20. Mark the correct statements. The magnitude of the velocity of a particle is equal to its speed. हाँ, velocity of the particle, उसका जो magnitude होता है वो उसके speed के बराबर होता है। इसमें average नहीं दे रखा है, तो इसको we'll consider they are talking about instantaneous velocity. Average नहीं होता है, average magnitude, average velocity is not always equal to the magnitude. The magnitude of average velocity is not always equal to the average speed. Okay, so we'll consider it to be instantaneous velocity. तो instantaneous velocity का जो magnitude होता है वो उसकी speed के बराबर होता है। Option B, the magnitude of average velocity in an interval is equal to its average speed in that interval. No, particle हो सकता है average velocity 0 लेकिन average distance, average speed हो कुछ significant value. Option C, it is possible to have situation in which the speed of a particle is always 0 but the average speed is not 0. Possible ही नहीं है, speed हमेशा 0 है लेकिन average speed 0 नहीं है. That's not possible. Option D, it is possible to have a situation in which speed of the particle is never 0. Speed कभी particle की never 0, speed कभी particle की 0 ना हो, but the average speed in that interval is 0. Again that is also not possible. Velocity के केस में सोच सकते थे, but speed के केस में direction का तो कोई direction का कोई part ही नहीं होता है, ठीक है? So question number 21. क्वेश्चन नंबर 20 का सिर्फ ए सही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर. वेलोसिटी इज टाइम इज स्ट्रेट लाइन 10 0 minus 10 10 and this is 20, ठीक है? ऑप्शन ए, द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन होता है dv by dt. तो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी, द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड. पार्टिकल कभी वापस ही नहीं आया. तो ठीक है, अगर पार्टिकल ने x से स्टार्ट किया, एक a पॉइंट से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड जो थी वो पॉजिटिव थी और सिग्निफिकेंट थी 10 मीटर पर सेकेंड. देन एट टाइम t इक्वल टू 0, सॉरी एट टाइम t इक्वल टू 10 उसकी स्पीड 0 हो गई. मतलब कि पार्टिकल a से लेके b तक गया और b में उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल टू 0 हो गई. फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी, मतलब कि वो लौट के आया. तो ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड.
which is wrong. The particle turned around at t equal to 0. This is the turning point of the particle when velocity is 0. Okay. Option C, the particle has zero displacement. No, zero displacement तब होता जब ग्राफ सिर्फ यहाँ तक होता. अगर ग्राफ सिर्फ यहाँ तक का होता तो वो क्या करता, एट यहाँ से स्टार्ट करता एंड देन वापस यहीं पे आ जाता. t इक्वल टू 20 सेकेंड में वापस उतनी ही स्पीड गेन करता क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और उतना ही डिस्टेंस कवर करता जितना t इक्वल टू 0 से 10 तक कवर किया है. t इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट x1 है तो t इक्वल टू 20 भी डिस्प्लेसमेंट x1 ही होगा. ये दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे. द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10, 0 से लेकर 10 तक की जो एवरेज स्पीड है इज सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20. यस, डिस्टेंस बराबर है, टाइम भी बराबर है, तो एवरेज स्पीड भी बराबर होगा. डिस्टेंस x1 ट्रैवल किया, a से लेके b तक डिस्टेंस है x1, b से लेके a तक भी डिस्टेंस x1 ही ट्रैवल किया है, टाइम भी 10 सेकंड लगा है, तो एवरेज स्पीड भी तो बराबर ही होगी. सो 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. Figure shows the position of a particle moving on the x-axis as a function of time. So, position of particle as a function of time, and this graph is like, this is 10, this is 20, यहाँ से start करता है इनके बीच में, and then it comes to 10 and then goes up same level. And then it comes back to the same level. ठीक है, t equal to 2, then t equal to 4 and t equal to 6. It is somewhere यहाँ पे. Option A, the particle has come to rest 6 times. Come to rest मतलब velocity 0, तो velocity क्या हो जाती है, dx by dt. इस ग्राफ में dx by dt velocity के बराबर होगी. ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप क्या कभी 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. इस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एंड टेंजेंट टू दिस पॉइंट. कितनी जगह 0 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह dx by dt 0 है, 6 जगह वेलोसिटी 0 है. सो द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी, मैक्सिमम स्पीड इज एट t इक्वल टू 6 सेकेंड. मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम स्लोप. सबसे ज़्यादा स्लोप तो मुझे यहाँ कहीं दिख रहा है, और t इक्वल टू 6 सेकेंड का जो स्लोप है वो इस स्लोप के कंपैरिजन में कम ही है, तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो t इक्वल टू 6 में नहीं होगी, तो बी इज इनकरेक्ट. सी, द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड. 0 से लेके 6 सेकेंड तक स्लोप पॉजिटिव भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है. यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, फिर यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ स्लोप नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव. तो ओवरऑल वो पॉजिटिव नहीं रहा है, पॉजिटिव भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा. द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इसने एट x इक्वल टू 15 मीटर से स्टार्ट किया और एंड में भी, इस टाइम में भी, एट फाइनल टाइम भी वो x इक्वल टू 15 मीटर पे ही लौट के आ गया. पार्टिकल का मोशन कुछ इस टाइप का था.
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं लौट के आ गया, मतलब ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन ऐसा यहीं लौट के आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. The acceleration of a particle as seen from two frames S1 and S2 have equal magnitude 4 meter per second square. Suppose S1 का acceleration जो है, okay, let it be. हम option wise देखते हैं. First option, the frames may be at rest with the frames must be at rest with respect to each other. अगर यहाँ पे must नहीं होता, में होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसने क्या कह दिया है? द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो. अगर ये कुछ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये कुछ v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दे आर नॉट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. लेकिन सपोज इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो, इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो, और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो दोनों के रेफरेंस फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन उतना ही होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाता है. ठीक है, बी ऑप्शन, द फ्रेम्स में बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. हो सकता है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, बट नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, सपोज S1 जो है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ठीक है, पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और S2 रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. ठीक है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो S1 के रेफरेंस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? S1 के रेफरेंस में हो जाएगा 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. S2 के रेफरेंस में क्या होगा? 10 - 6 10 - 6 राइट, सॉरी 6 - 10 दैट इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. अगर मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते तो ये नहीं होता, तो दोनों को 4 होना पड़ता. इन दैट केस दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाता, मतलब उसे 0 होना पड़ता. लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 4 भी एक्सेप्टेबल है और -4 भी एक्सेप्टेबल है. सो इन दैट केस अगर ऐसा कुछ केस बनता है, इन दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन डिफरेंस है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ केस बनता है और इसका एक्सेलरेशन उसके मिडिल पे है, तो इन दिस केस सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, तो बी इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी. द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 may either be 0 और 8. इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं ले सकता अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. तो सपोज ये पार्टिकल है, ये S1 रेफरेंस फ्रेम है जो कि कुछ A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. और ये S2 है जो A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और P जो है, P इज अगेन आइदर मूविंग, ओके, P जो है वो जा रहा है आगे की तरफ, सपोज A एक्सेलरेशन से, और इस केस में भी P आगे की तरफ कुछ A एक्सेलरेशन से जा रहा है. ठीक है, तो इस केस में A1 cos थीटा और ऊपर की तरफ हो जाएगा A1 sin थीटा. ठीक है, तो इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? A माइनस A1 cos थीटा I कैप प्लस 0 माइनस
0 माइनस a1 साइन थीटा जे कैप, ये इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो जाएगा a2 कॉस अल्फा और ये हो जाएगा a2 साइन अल्फा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा a माइनस a2 कॉस अल्फा आई कैप प्लस -0 प्लस 0 माइनस a2 साइन अल्फा, a2 साइन अल्फा जे कैप। जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट आप निकाल लोगे। अगेन इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट आप निकाल लोगे। तो यू विल गेट कि ये रिजल्टेंट 4 के बराबर आ जाएगा, ये रिजल्टेंट भी 4 के बराबर आ जाएगा। लेकिन वो जो इक्वेशन बनेगी उसमें एटलीस्ट एक तो ऐसा टर्म होगा ही होगा जिसमें इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन ना तो 0 होगा और ना 8 होगा। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज नॉट करेक्ट। हाँ, अगर सी ऑप्शन में ये होता, अगर मे भी होता, मे इसमें क्या लिखा है? मे आइदर भी 0 और 8, मतलब कि या तो उनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो तो 0 हो सकता है या 8 हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर इसमें लिखा होता 0, इट कैन बी, अगर लिखा होता तो वो ट्रू हो जाता, वो करेक्ट हो जाता, लेकिन इसमें मे भी लिखा है 0 या 8, तो दैट्स रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8। हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 0 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने यहीं से ही कंक्लूड कर लिया था। 0 और 8 के बीच में उनका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। सो द आंसर विल बी ओनली ऑप्शन नंबर डी। ओके।